नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। देहरादून में आज सीएम धामी का व्यस्त दौरा रहेगा। बेकर्स समिति बैठक में आज अहम चर्चा होने की संभावना है। दोपहर 12:30 बजे CSC दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको 4TV के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे CSC दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। CSC कार्यक्रम देहरादून के IRDC ऑडिटोरियम में डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर रहेगा। डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर उनका पूरा फोकस रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों तक तकनीक पहुंचाने की बातें होंगी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर रखे हैं। देहरादून में सीएम धामी का आज व्यस्त शेड्यूल रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं 4TV न्यूज पर। कई अहम मुद्दों पर बातें होंगी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम धामी आज दौरे पर है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सामने दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार देहरादून में सीएम धामी का आज व्यस्त शेड्यूल रहने वाला है। बैंकर समिति बैठक में भाग लेंगे। दोपहर 12:30 बजे CSC दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम धामी आज बैठक में शामिल होंगे। बैंकर समिति की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12:30 बजे CSC दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम धामी आज दौरे पर हैं। बैंकर समिति बैठक में भाग लेंगे वो। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दोपहर 12:30 बजे CSC टीम में शामिल होंगे। IRDTC ऑडिटोरियम देहरादून में CSC की बैठक में शामिल होंगे धामी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी की खास जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। अजय जी, जो बैंकर समिति की बैठक आज सीएम धामी करेंगे, उसमें किन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी? देखिए, जब बैंकर समिति की बैठक होती है तो प्रदेश के विकास को लेकर के तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है। तब केंद्र सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए सीधे आम जनता को लाभ मिलता है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार की भी तमाम योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ भी जनता को सीधे मिले, इसको लेकर के इस बैठक के दौरान अधिकारियों के बीच में आपस में चर्चा की जाती है। और इसमें तमाम बैंकों की जो महत्वपूर्ण भागीदारी है उसको लेकर के सभी बैंकों के अधिकारी भी शामिल होते हैं और वो ये बताते हैं कि कहां पर नियमों में सरलता दी जाए जिसके जरिए आम जनता को लाभ मिले, जिनके लिए इन योजनाओं को लागू किया गया है। और इन योजनाओं के जरिए जो लोग अप्लाई करते हैं, जो लोग लाभ लेना चाहते हैं, उनको किस तरह की परेशानी होती है और बैंकों को भी तमाम तरह की जो कार्रवाई के दौरान दिक्कतें आती हैं उस पर भी चर्चा की जाती है। तो कुल मिलाकर के जो बैंकर समिति की बैठक है वो प्रदेश के विकास को लेकर के और जो तमाम सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन योजनाओं का लाभ किस तरह से मिल रहा है जनता को, उस पर विस्तार से चर्चा होती है। और कहाँ नियमों में शिथिलता दी जाए जिससे लोगों को इससे लाभ मिले, उसको लेकर के भी कई तरह के वक्तव्य जो दिए जाते हैं, जो अधिकारी अपनी बात कहते हैं, उसमें ये तय किया जाता है कि किन किन विषयों पर गंभीरता से विचार करने के बाद लोगों को राहत दिलाई जाए। तो कुल मिलाकर के आज की ये जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में जो दिशा निर्देश देंगे, जो बातें कहेंगे, उस पर अमल करते हुए अधिकारी आने वाले दिनों में काम करेंगे। और केंद्र की जो बहुत सी योजनाएं हैं जो पेंशन से संबंधित है और इसके अलावा
अन्य लोगों को के लिए जो और योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए लोग स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं, छोटे जो तबके के रोजगार हैं, उनको कैसे लाभ मिल सके। वो इसके अलावा जो बाकी के जो लोग हैं कृषि का कार्य करते हैं, तो खेती किसानी के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ बैंकों के जरिए कैसे लोगों को मिल सकता है, ऋण जमा अनुपात की क्या स्थिति है और लोन देने की जो स्थितियां रही हैं वो कैसी रही हैं, लोग जो लोन लेते हैं फिर उसको कैसे चुका रहे हैं, किस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये काफी गंभीर विषय हैं जिन पर विस्तार से चर्चा होगी और इसमें जो निर्णय लिया जाएगा उसी के तहत आने वाले दिनों में काम भी करेंगे। जी जी अजय जी, अगर हम बात करें इस कार्यक्रम में कोई नए डिजिटल प्रोजेक्ट लॉन्च होने की भी संभावना है जो किसान या फिर जो आम जनता है उसके लिए फायदेमंद होगी? देखिए, जो बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को जानकारी है, लेकिन जो कागजी कार्रवाई होती है उनके वजह से लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि बहुत से ऐसे चीजों के बारे में बैंकों की ओर से मांग की जाती है जो लोग इस सूची में शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो पात्र तो जरूर हैं लेकिन पात्रता की श्रेणी में नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को भी पात्रता की श्रेणी में लाया जाए जो जिनके लिए ये योजनाएं हैं। तो कुछ नियमों में शिथिलता और कुछ छूट देने के भी प्रावधान किए जाते हैं। इसको लेकर के जब बैंकर समिति की बैठक होती है तो उसमें चर्चा होती है, खास तौर पर जो बैंक के बड़े अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, और वो वहां पर बैठ करके बातचीत करते हैं, बताते हैं कि उनके पास जो लोग आते हैं वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह की बात कहते हैं, और जो बैंकों को दिक्कत होती है वो उन पर भी वो अपने विचार रखेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री जब किसी बैठक में रहेंगे और बड़े स्तर की जो बैठक है, पूरे राज्य स्तर की जो बैठक है, तो इसमें जो तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे वो तुरंत जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी के तहत उस काम को आगे तेजी के साथ बढ़ाएंगे। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएससी की जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। सीएससी दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा और आमतौर पर ये 16 जुलाई को आयोजित किया जाता है, लेकिन ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। सीएससी दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। तो आज ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें भी काफी महत्वपूर्ण चीजें ये देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भी दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को। इसमें भी तमाम जो लोग हैं वो बैठे रहेंगे यहाँ पर चर्चा के दौरान, जो अपने अपने विचार रखेंगे। और सीएससी दिवस का जो कार्यक्रम होता है, जो सीएससी की उपलब्धियां हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी। देखिए, सीएससी ने आम जनता को जोड़ा है, यहाँ पर भी उसी तरह के चीजों पर चर्चा होती है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं तक कैसे लोग पहुंचे, कैसे लोगों को जानकारी मिले। और बहुत से ऐसी दूरियां रही हैं, बहुत सी ऐसी दिक्कतें रही हैं जिसको सीएससी के जरिए हल भी किया जा रहा है और सभी लोगों की पहुंच भी उन योजनाओं तक हो रही है जिसका वो लाभ उठाना चाहते हैं। तो आज ये दोनों महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं और अधिकारियों को वो दिशा निर्देश देंगे। जी अजय जी, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आप आगे हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर एक सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड को एसडीआरएफ कोष से 455 करोड़ की मदद मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राहत राशि को मंजूरी दी है। बारिश, बाढ़, भूस्खलन से प्रदेश को भारी नुकसान हुआ था, जिसके चलते ये राशि दी गई है। एसडीआरएफ राशि से आपदा राहत कार्यों में तेजी, नुकसान की भरपाई को सरकार ने आर्थिक मदद दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड को एसडीआरएफ कोष से 455 करोड़ की मदद मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राहत राशि को मंजूरी दे दी है। बारिश, बाढ़, भूस्खलन से प्रदेश को जो भारी नुकसान हुआ था उससे उन्हें राहत मिलेगी।
एसडीआरएफ राशि से आपदा, जो भी आपदा हुई थी उससे राहत मिलेगी, उसके जो काम है उसको आगे सुधारा जाएगा। उत्तराखंड को एसडीआरएफ कोष से 455 करोड़ की मदद मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अजय पांडे जी। अजय पांडे जी, एसडीआरएफ ने जो ये राशि दी है राहत के लिए, कितना फायदा उन तक पहुंचेगा, इसकी पूरी जानकारी आप हमें बताइए। अजय पांडे जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? केंद्र सरकार 6 राज्यों के लिए 1,6680 करोड़ रुपए की राशि तय की है, जिसमें केवल उत्तराखंड को ही 455 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। तो ये उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि उत्तराखंड आपदाग्रस्त राज्य है और एसडीआरएफ मद में जब ये राशि उत्तराखंड को मिलेगी तो इससे जो फौरी तौर पर जो राहत मुहैया कराई जाती है आपदा प्रभावितों को, वो उनको मिलेगी। खास तौर पर कोई दुर्घटना, कोई घटना होने के बाद जो लोग प्रभावित होते हैं तो उनको कैसे राहत दी जाए, कैसे उनको सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाए, जिन सुविधाओं के के साथ वो लोग रह रहे थे, तो उन सुविधाओं को मिले, तुरंत ये पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा कई बार जनहानि होती है, धन हानि होती है, तो उसको कैसे पूरा किया जाए, ये राहत राशि एक बड़ी महत्वपूर्ण राशि के रूप में शामिल हो जाएगी। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अधिकारी हैं, यहाँ योजनाएं चला रहे हैं, जो उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं, उनके पास भी जब आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो जाहिर है कि वो जो पीड़ित लोग रहेंगे, जो आपदा के कार्य में जुटे हैं, तो वो उन कार्यों के को तेजी के साथ पूरा भी करेंगे और पीड़ितों को फौरी तौर पर राहत भी पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ चूंकि उत्तराखंड सरकार अपने स्तर से ये जो भरपाई होती है आपदा के बाद की, उसको पूरा करने का प्रयास करती है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि घटना होने के बाद केंद्र की टीम आती है, वो आकलन करती है कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी राहत राशि दी जाए उत्तराखंड को। तो ऐसे में काफी वक्त लगता है और जो पीड़ित होते हैं उन तक वो राशि पहुंचने में समय लगने की वजह से वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में त्वरित तौर पर, फौरी तौर पर जो राहत उनको मुहैया कराई जाएगी, तो ये एक अच्छी खबर उत्तराखंड के लिए है। और उत्तराखंड चूंकि आपदा प्रभावित राज्य है, यहाँ पर भूस्खलन की लगातार समस्या देखने को मिलती है। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप लगातार हमारे साथ खबरों में बने रहिए। हम आगे खबरों का रुख करते हैं। अगली खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून जिले में कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के उद्देश्य से एसएसपी अजय सिंह ने मासिक तोशी आयोजित कर जिले के सभी थानों की रिपोर्ट की गहन समीक्षा की है। गोटी में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों की सराहना की गई और उन्हें आगे भी इसी तरह काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। वहीं जिन थानों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, उन्हें कड़ी हिदायत भी दी गई है। खास तौर पर चोरी और आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई न कर पाने वाले थानों पर एसएसपी ने सख्त निर्देश दिए हैं। इसमें कोतवाली थाना, वसंत विहार, राजपुर, रायपुर और रायवाला जैसे थाने शामिल हैं, जिन्हें चेतावनी दी गई है कि वो जल्द से जल्द अपने कामकाज में सुधार लाएं। एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि जनता की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इससे किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करें, ताकि आम जनता का पुलिस पर विश्वास और मजबूत हो। गोष्ठी में आने वाले समय के लिए नई कार्ययोजना भी तैयार की गई है।
लगातार इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय पांडे जी जुड़े हुए हैं। अजय पांडे जी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने कई जिलों और कई जो कोतवाली क्षेत्र हैं उनको ये हिदायत दी है कि अगर उनकी भी जो काम शैली है वो लगातार अच्छी होनी चाहिए। देखिए आंचल, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और जो पीड़ित पक्ष है उसको राहत देने का काम पुलिस प्रशासन का है। और इसी वजह से जो पुलिस की जो टीम होती है उनको अलग अलग जगहों पर विभाजित किया जाता है। खासतौर पर तमाम जो थाने हैं और चौकियां हैं वहां पर किस तरह की कार्यप्रणाली चल रही है, जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं उनको कैसे राहत दी जा रही है, इस बात को लेकर के हर महीने जो मासिक समीक्षा होती है एसएसपी समीक्षा करते हैं, वो उन्होंने एक समीक्षा की है और उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन जिन थाने की स्थिति अच्छी रही है, जहां पर अपराध को लेकर के अच्छा काम किया गया है, जो लोग अपराधी हैं उन पर कार्रवाई की गई है, उन पर नकेल कसा गया है, जो लोग पीड़ित हैं उनको राहत देने का काम किया गया है, तो ऐसे में उन थानों के जो प्रभारी हैं उनको शाबाशी दी गई है। और जो तमाम ऐसे जगह पर जो थानों के प्रभारी हैं जिन्होंने काम को सही तरीके से नहीं किया है, लापरवाही की है और जो लोग जो शिकायतों का दौर है वो लगातार जारी है, जो पीड़ित पक्ष है वो संतुष्ट नहीं है इस कार्यप्रणाली से, उसके बाद भी उनकी जो शिकायत है वो लगातार आ रही है। तो ऐसे में एसएसपी अजय सिंह ने सभी थानों के जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि वो अपने कार्यप्रणाली में सुधार करें और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जिन थानों के प्रभारियों ने अच्छा काम किया है उन्होंने उनका पीठ भी थपथपाई है। तो कुल मिलाकर के जो अपराध की समीक्षा होती है उस दौरान हर स्तर से यही कार्रवाई की जाती है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं पुलिस के अधिकारी उनकी सराहना की जाती है और जो लोग पुलिस के अधिकारी काम में लापरवाही करते हैं तो उनको हिदायत दी जाती है। और यही काम एसएसपी अजय सिंह ने किया है, सभी लोगों को हिदायत दी है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करें ताकि जो लोग पीड़ित हैं वो आ रहे हैं तो उनको त्वरित राहत दिलाई जाए, उनको न्याय दिलाई जाए और यही पुलिस का काम है। जी अजय जी, आप खबरों में हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून में कावड़ मेले की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार 16 सुपर जोन 37 जोन में बांटा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको 4 टीवी के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 134 सेक्टरों में संभालेंगे पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था। 4000 पुलिसकर्मी अर्धसैनिक बल रहेंगे तैनात। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कावड़ यात्रा मेले की शुरुआत हो गई है। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। देहरादून में कावड़ मेले की शुरुआत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। हरिद्वार में 16 सुपर जोन 37 जोन में बांटा गया है। 134 सेक्टरों में संभालेंगे पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था। 4000 पुलिसकर्मी अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। वहां पे आम आदमी की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से लगातार पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। 134 सेक्टरों में संभालेंगे पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है 4 टीवी न्यूज पर। उत्तराखंड में कावड़ मेला आज से शुरू हो गया है और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। प्रदेश के डीजीपी दीपक सेठ ने कावड़ मेले के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न होने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सुरक्षा सामान्य और सतर्कता के साथ हर चुनौती की मॉनिटरिंग होगी और श्रद्धा की आड़ में हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेले में सुरक्षा के लिए 7000 से अधिक पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, जल पुलिस, अभिसूचना, एसटीएफ, एसडीआरएफ, पीएसी और एटीएस की टीमें तैनात की गई हैं। इनमें 3000 पुलिसकर्मी, 2350 होमगार्ड और पीआरडी के जवान शामिल हैं। सुरक्षा में 15 कंपनी पीएसी, 9 कंपनी अर्धसैनिक बल, बम डिस्पोजल स्क्वाड, आतंकवादी निरोधक दस्ता, एसडीआरएफ और ड्रोन टीम भी तैनात की गई है। ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया
मॉनिटरिंग के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। हरिद्वार मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर में बांटा गया है, जबकि ऋषिकेश नीलकंठ मेला क्षेत्र को एक सुपर जोन, 7 जोन और 23 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सीमावर्ती राज्यों के कंट्रोल रूम से लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है ताकि कांवड़ मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान एक मामूली विवाद ने तूल पकड़ ली है। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में कांवड़ियों से जुड़ी एक घटना के बाद कुछ लोगों ने एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने गुस्से में कार को नुकसान पहुंचाया। कांवड़ यात्रा के चलते पूरे इलाके में भारी भीड़ रहती है। ऐसे में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। बहादुराबाद थाना प्रभारी ने कहा है कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है और मामले में सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो शांति बनाए रखें और कानून हाथ में ना लें। क्षतिग्रस्त कार को पुलिस ने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में सौंग नदी में थार गाड़ी बहने की सूचना से हड़कंप मच गया। बीते रोज टिहरी गढ़वाल जिले के कुमाटल्टा क्षेत्र में नदी किनारे खड़ी थार कार अचानक बड़े जलस्तर और तेज बहाव की चपेट में आ गई। कार बहते हुए नदी में एक बड़े पत्थर से जा टकराई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही मालदेवता से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। पानी के तेज बहाव में फंसी थार को बाहर निकालने के लिए जेसीबी और क्रेन की मदद ली गई। पुलिस टीम ने सावधानीपूर्ण गाड़ी को नदी से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित वाहन स्वामी को सुपुर्द कर दिया गया है। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों के किनारे गाड़ियों को खड़ा ना करें। जलस्तर बढ़ने की स्थिति में सतर्कता बरते। प्रशासन ने भी ऐसे इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। स्थानीय लोगों ने पुलिस के तत्पर प्रयास की सराहना की है। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने से लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के चलते कर्णप्रयाग, नैनी सैत्र मोटरमार्ग ITI के पास पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। हालात ये है कि पिछले 8 दिनों से इस सड़क पर बड़े वाहन बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, जबकि दुपहिया वाहन चालक जान जोखिम में डालकर उफनते पानी और मलबे के बीच से गुजरते नजर आ रहे हैं। सड़क बंद होने से कई गांवों का मुख्य बाजार से संपर्क टूट गया। स्थानीय लोग जरूरी सामान लेने और अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रहे हैं। ग्रामीणों ने PWD गौचर पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि विभाग की मशीनरी अब तक सड़क खोलने मौके पर नहीं पहुंची है, जिससे उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोग विभाग से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सड़क से मलबा हटाकर आवाजाही बहाल किया जाए ताकि लोग रोजमर्रा के काम सामान्य हो सके। और उधर विभाग का कहना है कि मौसम साफ होते ही सड़क खोलने का काम तेजी से किया जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अजय पांडे जी लगातार बने हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से ये हम तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग, गांव के लोग प्रदर्शन पर भी उतारू हो गए हैं कि अगर प्रशासन ने जल्दी कार्यवाही नहीं की तो वो प्रदर्शन करेंगे। उनका बाजारों से संपर्क टूट गया है, आना जाना उनका बंद हो गया है। देखिए आंचल, पहाड़ों पर बरसात के मौसम में लगातार भूस्खलन का जो दौर है वो जारी रहता है। तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर समय समय पर भूस्खलन की स्थिति देखने को मिलती है और ऐसे में सड़क अवरुद्ध हो जाता है। और जाहिर है कि जब सड़क अवरुद्ध होगा तो आवाजाही कैसे लोग करेंगे, और जो आम जनता है वो उनकी यही मांग रहती है कि प्रशासन की ओर से जल्द कार्रवाई करते हुए मार्ग सुचारू किया जाए ताकि उनको जो परेशानी हो रही है उनसे उनको निजात मिल जाए। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की ओर से पहले से ही तैयारी की गई है, बहुत से ऐसे जगहों पर जो ऐसे उपकरण हैं, आवश्यक उपकरण वो रखे गए हैं ताकि अगर कहीं पर भी सड़क अवरुद्ध होता है
और भूस्खलन की स्थिति आती है तो वहां पर उन उपकरणों के जरिए मार्ग को साफ किया जाए, आवागमन सुचारू किया जाए और जो लोग भी वहां फंसे हुए हैं वो उनको निकाला जाए। और स्थानीय लोगों का चूंकि रोजमर्रा का कामकाज रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, तो उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ जो मामला देखने को मिला है, चूंकि कई दिन हो गए हैं और जाहिर है कि जो ग्रामीण हैं वो यही चाहेंगे कि उनको जो परेशानी हो रही है प्रशासन उनको उससे जल्द से जल्द राहत दिलाए, परेशानी दूर करे। लेकिन जिस तरह से जो संबंधित विभाग हैं, उनके अधिकारी हैं, उनका यही कहना है कि चूंकि कई बहुत से काम ठेकेदारों के जरिए कराए जाते हैं, जो लोग वहां पर जा करके सफाई की व्यवस्था संभालते हैं, सड़कों को साफ करते हैं, मलबा हटाते हैं, वो लोग जब वहां पहुंच रहे हैं तो वहां पर मलबा गिरने का जो काम है, भूस्खलन है, वो लगातार हो रहा है। तो ऐसे में उनको भी दिक्कत हो रही है। सभी लोग अपने जान माल की सुरक्षा चाहते हैं और ऐसे में थोड़ा वक्त इसी वजह से अभी लगा है क्योंकि जो भूस्खलन है वो लगातार उस इलाके में हो रहा है। तो जब तक जो भूस्खलन है वो रुकेगा नहीं तब तक वहां पर मलबा साफ कैसे करेंगे, क्योंकि अगर बड़ा कोई बोल्डर आकर के गिरता है, जो लोग वहां पर मौजूद होंगे, काम कर रहे होंगे, उनको भी अपने जान माल की चिंता है। तो प्रशासन की ओर से ये इस मामले में सफाई दी गई है। अब चूंकि मौके पर जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो समझ सकते हैं कि आखिर जो माजरा जो है वो क्या है, क्यों इतनी देरी हो रही है उस क्षेत्र में, क्योंकि आवागमन ज्यादा होगा। अभी इस समय वहाँ चुनाव का भी कार्यक्रम है, तो जाहिर है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो लोग हैं वो एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाते हैं, तो उनको भी परेशानी होगी क्योंकि आवागमन ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा चल रही है, बहुत सारे लोग अलग अलग रास्तों से जा करके अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो इस रास्ते से भी तमाम लोग आना जाना करते हैं, तो उनको भी कैसे राहत दिलाई जाए ये प्रशासन को सोचना होगा और किसी भी तरह से तेजी के साथ जो लोग परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, उनको राहत भी प्रशासन को दिलाने की जरूरत है। जी अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये खास जानकारी देने के लिए। इसकी कुछ बाइटें भी हमारे सामने आई हैं, हम अपने दर्शकों को सुनवाना चाहते। सड़क तो आज इसको 7 या 8 दिन हो चुके हैं और ये हमारी लाइफ लाइन है। हमारे कफीरी को माने 20 से 30 गाँव को जोड़ने वाली ये लाइफ लाइन इसको कहा जाता है। और आज इसके अवरुद्ध होने से जो है तमाम हमको कम से कम 20-25 किलोमीटर फालतू घूम करके कर्णप्रयाग मुख्य जो हमारा ब्लॉक विकास खंड है, तहसील है, इतना घूम करके हमको ठोकर हमारी पब्लिक को जाना पड़ रहा है। पिछले 8 दिनों से ये सड़क यहाँ पे बंद है। बीच में बड़े रिस्क के साथ लोग यहाँ से जा रहे थे, लेकिन विभाग का हम धन्यवाद करते हैं कि इस जोखिम भरे यात्रा से उनने लोगों को बचाया कि यहाँ से यात्रा न करें। और लगातार कफीरी विकास संघर्ष समिति विभाग से बात कर रही है। माननीय विधायक जी से कफीरी संघर्ष समिति की बातचीत हुई है, माननीय सांसद जी तक ये बात पहुंची है। लेकिन अब बरसात का समय है, ठेकेदार यहाँ पे आने का, कई ठेकेदार यहाँ पे पहुंचे हैं और बहुत जल्द हमें विश्वास है कि सड़क खुल जाएगी। जी, उसमें भी कंट्रैक्ट घनश्याम रोड का जो हमारा धारडोंगरी सोलना निकलती है, किलोमीटर 3 में जो है विगत दिनों में आई भारी वर्षा के कारण जो है वॉश आउट हो गई थी एक जगह पे बड़ा बोल्डर गिरने से। तो उस बोल्डर को हटाने, बोल्डर तो हमने तत्काल हटा ही दिया था, लेकिन सड़क सुचारू नहीं हो पा रही थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमने 1-2 बार जब ठेकेदार के माध्यम से उनको भेजा, वहाँ पे लेबर और मिस्त्री वगैरह गए वहाँ, तो उन्होंने अपने खतरे को देखते हुए कि यहाँ और भी चट्टानें जो हैं इस तरह से रुकी हुई हैं जो कभी भी गिर सकती हैं, तो उसके मद्देनज़र वो जो है कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। तो आज जो है सुबह हमने 10:30 पौने 11 के आसपास जो है हमारा काम वहाँ शुरू हो गया, मशीन लग गई है। हम वहाँ कुछ बैक कटिंग करके और जो है दीवार का वहाँ निर्माण करके जल्द से जल्द जो है सड़क को। तो ये थी देवभूमि उत्तराखंड की आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।